यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पूर्व पक्षी ने यहाँ जब प्रातिभासिक रजत के बारे में सुना तो उसने एक प्रश्न उठाया कि आपके मत में प्रातिभासिक रजत भी अविद्या का कार्य है और जो व्यावहारिक रजत है, जो हटस्थ है, उसको भी आप अविद्या का ही कार्य मानते हो, क्योंकि आप कहते हो वो भी मिथ्या है। तो दोनों ही मिथ्या है, तो इसमें विलक्षणता क्या है, ये पूर्व पक्ष उठाया था। हमने देखा था ये पृष्ठ 119 पर है। तो सिद्धांति ने कहा था नहीं, ठीक है, ये आपको याद है कि नहीं? हाँ, तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं, जैसे आपके मत में त्वन्मते सत्यत्व अविशेषे अपि केषांचित् क्षणिकत्वं केषांचित् स्थायित्वम् इति अत्र यदेव नियामकं तदेव स्वभाव विशेषादिकं मम अपि। जैसे न्याय के पक्ष में सारे के सारे जो पदार्थ हैं वे सत्य है, लेकिन राग, इच्छा, सुख, दुख, ये जो पदार्थ हैं इनका स्थायित्व क्षणिक है, मतलब ये केवल क्षण मात्र रहते हैं, चले जाते हैं। और जैसे पर्वत है, नदी है, ये लंबे समय तक रहते हैं, वो भी सत्य है। तो जैसे आपके मत में एक ही प्रकार के विषय सारे के सारे सत्य हैं, फिर भी इनके रहने का काल अलग है, इसी प्रकार हमारे यहाँ भी इनका स्वभाव अलग अलग है, सभी अविद्या के ही कार्य हैं, ऐसे बताया गया था। अब इस शंका में यहाँ टिप्पणी नंबर 1 भी देख लो 119 में, कि ऐसा हो सकता है कि उनको लगा कि दूसरा भी कोई इसमें विकल्प हो। जैसे देखो यहाँ पूर्वोक्त भाष्य अनुसारेण ब्रह्म स्वरूप ज्ञान व्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि ज्ञानस्य ब्रह्मात्मकत्वम अवगम्यते। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को छोड़ के बाकी जो ज्ञान होता है अद्वैत वेदांत में, वो सारा का सारा ब्रह्म है। ब्रह्मत्वं च अनिर्वचनीय तत्काल उत्पन्न वस्तु विषयत्वेन इति भवतां मतम। और ये जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति उस समय करता है। जैसे प्रातिभासिक में हमने ये बताया था कि ब्रह्म के कारण अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है। तत्र यदि इदम उपपन्नम स्यात् तर्हि घटादेहे व्यावहारिकत्वं शुक्तिरूप्यादेश प्रातिभासिकत्वं कुतः। अगर ऐसा है तो घटादि में व्यावहारिकत्व और शुक्ति रूप्यादि में प्रातिभासिकत्व, ये ऐसा क्यों? उभयोरपि अविद्या कार्यत्व अविशेषेण तन नियामकमंतरा तद असंभवात्। दोनों अगर अविद्या के ही कार्य हैं और उनका कोई नियामक नहीं है, मतलब उनमें ये भेद बताने के लिए कोई विशेष नहीं है, तो दोनों की एक ही समान सत्ता होनी चाहिए। और यद्यपि अगर आप ऐसा कहो कि नहीं, यद्यपि मूला विद्या कार्यत्वेन व्यावहारिकत्वं तूला विद्या कार्यत्वेन प्रातिभासिकत्वम इति विशेष संभवति, अगर आप ऐसा कहते हो तो तथापि अयम विशेषः शुक्तिरूप्यादीनामपि मूला विद्या कार्यत्व पक्षे। शुक्ति रूप्य जो है वो भी वास्तव में तो मूला विद्या का ही कार्य है। मूला विद्या कार्यत्व पक्षे न संभवति इति शंका कर्तुः आशय है। तो वो कहते हैं कि वास्तव में तो आप सभी को मूला विद्या का ही कार्य मानते हो, इसलिए ये विशेष दोनों में भेद संभव नहीं होना चाहिए। अभी विवरण देखो इसका। इतने महाप्रयास से शुक्ति रूप्य में अविद्या कार्यत्व
और अध्यस्तत्व आप किस लिए सिद्ध कर रहे हो? कि आपने दो चीज़ सिद्ध कर दी कि ये दोनों ये अविद्या का कार्य है और ये अध्यस्त हैं। देशांतरीय रजत से शुक्ति रजत का वैलक्षण्य सिद्ध करने के लिए ही कर रहे हो, परंतु इतना प्रयास करने पर भी, ये मतलब प्रयास का प्रयोजन क्या है कि देशांतरीय रजत से शुक्ति रजत का वैलक्षण्य, वहाँ जो हट, जैसे नैयायिक मत और गुरु मत हमने देखा, प्रभाकर मत, इन दोनों ने क्या कहा कि प्रभाकर ने तो कह दिया कि ब्रह्म नाम में कोई चीज़ ही नहीं होती, सब सत्य ही है, केवल एक ज्ञान हो रहा है यहाँ इदम शुक्ति का, और दूसरी स्मृति हो रही है रजत की, और दोनों एक साथ मिल रहे हैं। और न्याय वालों ने कहा कि नहीं, आपको एक ज्ञान यहाँ का है, दूसरा ज्ञान वहाँ का है, ऐसे हो रहा है। तो ये जो वैलक्षण्य हम कह रहे हैं, इतना प्रयास करने पर भी व्यावहारिक सत्य रजत और शुक्ति रजत का वैलक्षण्य आपके सिद्धांत के अनुसार नहीं हो पाता, क्योंकि आप अद्वैती देशांतरीय व्यावहारिक सत्य रजतादिकों में भी अविद्या कार्यत्व और अध्यस्तत्व बताते हैं, अविद्या का कार्य और अध्यस्त। तब शुक्ति रजत और देशांतरीय रजत में विलक्षणता दिखाने के लिए आपके मत में कौन सा विशेष हेतु है? कोई विशेष हेतु नहीं है, अर्थात कोई नहीं। यह उपर्युक्त शंका का आशय है। तो अब सिद्धांती कहते हैं कि आपके नैयायिकों के मत में शब्द, ज्ञान, इच्छा इत्यादि गुण और घटादि अन्य पदार्थ, इन सब में सत्यत्व यद्यपि एक सा है, तथापि उनमें से शब्दादिकों में क्षणिकत्व और घटादिकों में स्थिरत्व आप मानते हो। इस वैलक्षण्य के मानने में आपका क्या कारण है? तो वो कहेंगे कि भाई इनका स्वभाव है। तो बोले हम भी कहते हैं ये इनका स्वभाव है। मतलब यहाँ वो बताया नहीं है, यहाँ केवल जो आप मानते हो वही मेरे मत में शुक्ति रजत और देशांतरीय रजत के वैलक्षण्य का नियामक है। द्रव्यादि अनेक सत्य पदार्थों में से घटादि पदार्थों को अक्षणिकत्व और शब्द, ज्ञान, इच्छा को क्षणिकत्व है। इस विषय में स्वभाव विशेषण देखो यहाँ दे दिए। स्वभाव विशेष को नियामक जैसे आप मानते हैं, वैसे ही अद्वैत सिद्धांत भी उसी को नियामक मानते हैं। और ये न्याय है, मतलब ऐसे जब सिद्धांत वादी प्रतिवादी सब साथ में रहते हैं तो वहाँ ये नियम रहता है, यश्च उभयो हो समो दोष परिहारस्तयो समः। अगर दोनों पक्ष में दोष समान है तो परिहार भी समान रहता है। मतलब अगर हमारे पक्ष में आप कुछ कमी बता रहे हो, वही कमी अगर आपके पक्ष में भी हो तो फिर आप इसका हमारे लिए केवल आप दोष उत्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि आप में भी वही है। जैसे अगर आप कहते हो कि आप तो भोजन अपने मुंह से खाते हो, तो बोले आप कैसे खाते हो? आप भी तो मुंह से खाते हो, इसलिए ये समान है, तो फिर उसको दोष नहीं कहा जाता। तो इसका परिहार भी दोनों पक्षों के लिए समान होता है। उनमें से एक पक्ष वाले को दूसरे पक्ष पर उस दोष को देना उचित नहीं है, अतः आपके द्वारा हमें इस तरह प्रश्न किया जाना अनुचित है। मतलब यहाँ हम प्रश्न का समाधान नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप में भी वही दोष है, इसलिए आप हमको ये दोष नहीं मान सकते, इसका प्रश्न नहीं उठा सकते। अब सिद्धांती दूसरा बताते हैं, यद्वा घटादि अध्यासे अविद्या एव दोषत्वेन अपि हेतुः शुक्ति रूप्यादि अध्यासे तु काचादयो दोषा अपि हेतुः। एक नंबर टिप्पणी देख लो। घटादि अध्यासस्य अविद्या दोषजन्यत्वे अपि अविद्या अतिरिक्त काचादि दोष अजन्यत्वात्। घटादि में काचादि दोष नहीं है, अविद्या कारण है, लेकिन दूसरे कारण वहाँ नहीं है। घटादीनां न संभवति।
शूक्तिरूप्यादीनां तु अविद्या अतिरिक्त दोषजन्यत्वात् भवति इति आशयेन। भवति का अर्थ है घटादीनां न भवति, शूक्तिरूप्यादीनां भवति। भवति किम? घटादीनां क्षणिकत्वं न भवति, शूक्तिरूप्यादीनां भवति। ये एक तो ये ऐसे आप बता सकते हो, एक में क्षणिकत्व एक में स्थायित्व। और नहीं तो घटादीनां प्रातिभाषिकत्वम, हमारी भाषा में अगर बोलो तो घटादीनां प्रातिभाषिकत्वम न भवति, शूक्तिरूप्यादीनां प्रातिभाषिकम भवति। वो तुमको अगर लिखना है तो वहाँ ज़रा लिख लो, क्योंकि वो भवति लिखा है वहाँ। ठीक है, अभी आगे देखो। तथापि तथा च आगंतुक दोषजन्यत्वम प्रातिभाषिकत्व प्रयोजकम, ये यहाँ दे दिया है। वैसे अगर आपको टिप्पणी में समझ में आ जाए, अरे मूल से समझ में आ जाए तो ठीक है। अतएव स्वप्नोपलब्ध रथादीनाम आगंतुक, यहाँ दिया है स्वप्नोपलब्धा रथादीनाम। आप क्यों अंग्रेजी में क्या दिया है? अरे इसमें भी यहाँ मैं देखता हूँ। हाँ, उपलब्ध रथादीना, उपलब्धा रथादीनाम यहाँ दिया है। वो दीर्घ जो है उसको काट दो। स्वप्नोपलब्ध रथादीनाम आगंतुक निद्रादि दोष जन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्वम। स्वप्न उपलब्ध रथादीनाम, तो ऊपर जो आया पहले मांडुक्य कारिका में भी आपने ये देखी है श्रुति, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानः, बाद में भी आएगा शायद इसका। स्वप्न के उपलब्ध जो रथादि है उनमें आगंतुक निद्रादि दोष जन्यत्व है। तो उसमें ये दोष है कि एक, जब निद्रा आती है तो निद्रा के कारण ये दिखाई देते हैं। मतलब अभी बाहर के जो रथादि है और स्वप्न के रथादि है, दोनों में भेद क्या है? व्यावहारिक रथ में और प्रातिभाषिक रथ में। जो स्वप्न में दिखाई देते हैं, एक जागृत में है और एक स्वप्न में है। तो जो स्वप्न में दिखाई देते हैं वो वहाँ आगंतुक है। आगंतुक दोष क्या है कि कोई एक निमित्त होता है, तो निमित्त के आने पर ये दिखाई देते हैं। निमित्त क्या है वहाँ? तो कहा कि एक तो निमित्त है निद्रा दोष, दूसरा निमित्त हो जाता है संस्कार। जिसको रथ के संस्कार है उसी को स्वप्न में रथ दिखाई देगा। जिसको रथ के संस्कार नहीं है इस जन्म या पूर्व जन्म में, उनको रथ कभी नहीं दिखाई देगा। तो इन सारे दोष के कारण वो प्रातिभाषिक सिद्ध होते हैं। आदि भी दिया है, देखो, आगंतुक निद्रा आदि दोष। आदि में धातु वैषम्य रहता है। जैसे वात पित्त कफ जो है ना, तो जिस प्रकार का भोजन आप खाते हो उससे जो प्रकार की वात पित्त कफ बढ़ता है, उस प्रकार के फिर स्वप्न आप देखते हो, ऐसा बृहदारण्यक में कहा है। तो अगर आपकी वो जो नाड़ियों में पीला रंग बढ़ गया तो कुछ एक प्रकार का स्वप्न आता है। पीला रंग मतलब पित्त बढ़ गया। अगर वहाँ रक्त रंग बढ़ जाता है तो कुछ और स्वप्न दिखेगा। ऐसे स्वप्न का भी अपना एक शास्त्र है। इसका अर्थ देखो अभी। अथवा घटादिकों के अध्यास में अविद्या ही दोषत्व से कारण रहती है, परंतु शुक्ति रूप्यादिकों के अध्यास में काचादि दोष भी कारण बनते हैं। काचादि दोष आँख के ऊपर जो
कांच का सामान्य अर्थ तो जैसे कोई भी आवरण, तो आँख के ऊपर कोई आवरण आ गया तो जो कैटरैक्ट जिसको कहते हैं वो काचादि दोष भी कारण बनते हैं। इस कारण आगंतुक दोष जन्यत्व शुक्ति रजतादिकों के प्रातिभासिकत्व में निमित्त है, और आगंतुक दोष जन्यत्व प्रतीत होने वाले रजतादिकों के प्रातिभासिकत्व में नियामक होने से स्वप्न में उपलब्ध होने वाले रथादिकों को प्रातिभासिकत्व है, भ्रांतत्व है, घटादिकों में नहीं है, क्योंकि उनमें आगत तो रजत आदि में क्या है, शुक्ति रजत में आगंतुक निद्रादि दोष जन्यत्व है। सिद्धांतियों ने प्रातिभासिक रजत और व्यावहारिक सत्य रजत के वैलक्षण्य में स्वभाव विशेषादि का एक नियामक बताया था। अब दूसरे प्रकार का वैलक्षण्य भी उसमें नियामक है। यह बताने के लिए वे कहते हैं घटादि व्यावहारिक पदार्थ चैतन्य पर अध्यस्त हैं। वे पदार्थ अविद्या से ही पैदा हुए हैं, और वह अविद्या ही चैतन्य का अज्ञान ही उस अध्यास के होने में दोष रूप से कारण भी है। अविद्या रूप दोष से ही घटादिकों का चैतन्य पर आरोप होता है, पर शुक्ति रूपयादि के अध्यास में शुक्ति आदिकों का अज्ञान रजतादिकों का कारण बनकर सिवाय काचादि के दोष भी उसमें कारण है। मतलब यही बताना चाहते हैं कि दूसरे निमित्त से भी ये होता है। व्यावहारिक पदार्थों का चैतन्य पर अध्यास होने में मूला विद्या ही कारण है, वह एक दोष है, परंतु शुक्ति रूपयादि अध्यास में तूला विद्या कारण है और काचादि दोष उसके सहकारी कारण रहते हैं। इस कारण आगंतुक दोष जन्यत्व क्षणिक दोष से पैदा होना रजतादिकों के प्रातिभासिकत्व में कारण है। इसलिए स्वप्न में दिखने वाले रथादि आगंतुक निद्रादि दोष जन्य होने से प्रातिभासिक हैं। इस पर अख्यातिवादी की पुनःशंका। अख्यातिवादी कौन है? अख्याति न्याय नहीं, न्याय की अन्यथा खाती है, ये गुरु मत है, प्राभाकर। ननु स्वप्नस्थले पूर्वानुभूत रथादेः स्मरण मात्रेण एव व्यवहार उपपत्तौ न रथादि सृष्टिकल्पनम गौरवात् इति चेत। स्वप्न स्थल में पूर्व अनुभूत रथादि का स्मरण मात्रेण एवं व्यवहार उपपत्तौ न रथादि सृष्टि कल्पनम। वो कहते हैं कि पूर्व अनुभूत रथादि के स्मरण मात्र से ही व्यवहार की उपपत्ति हो जाती है, और उसी से ही रथादि की सृष्टि कल्पना, इसमें गौरव। वो कहते हैं कि केवल इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। वो कहना चाहते हैं कि केवल स्मरण मात्र से ही इसकी सृष्टि हो जाए, इसलिए आप उसको प्रातिभासिक मानते हो। पूर्व अनुभूत रथादेह स्मरण मात्रेण एव व्यवहार उपपत्तौ न रथादि सृष्टि कल्पना, इसलिए आप उसको कल्पना मात्र मानते हो, इसमें गौरव दोष है। तो हम कहते हैं कि नहीं, इसमें 2 नंबर की टिप्पणी देखो। स्वप्ने समुपस्थितानाम रथादीनाम प्रातिभासिकत्व अभ्युपगमे तेषां तत्काल उत्पत्तिर्वक्तव्या सा च अनुपपन्ना। स्मरण मात्रेण प्रातिभासिकत्व व्यवहार उपपत्तौ, कि जिसमें केवल स्मरण हो रहा है इसलिए इसको आप प्रातिभासिक मानते हो, तो सृष्टि कल्पना अनौचित्यात् इति अख्यातिवादी शंकते। अख्यातिवादी कहता है कि क्योंकि इनकी कहना ये है कि वो तो स्मरण है, जो हट्टस्थ रजत है उसका स्मरण आपको
इदम शुक्ति इस समय हो रहा है, तो इसलिए वो प्रातिभाषिक उसको क्यों कहते हो? तो हम उत्तर देते हैं न रथादेहे स्मरण मात्र अभ्युपगमे रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोध आपत्तेः अथ रथान रथयोगान पथसृजते इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्तेश्च। स्मरण जब होता है तो आप क्या कहते हो? रथम पश्यामि। स्मरण मात्र अभ्युपगमे रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोध आपत्तेः। अनुभव में तो हम यही कहेंगे कि स्वप्न में हमने रथ देखा, लेकिन स्वप्न में जो रथ हम देखते हैं वहाँ उतनी जगह नहीं होती, उचित देश काल अभावात। तो वहाँ उचित देश काल नहीं होने से आपको उसको मिथ्या मानना ही पड़ता है। और श्रुति ने भी कहा है कि उस समय वहाँ सृष्टि होती है उनकी। अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, तो वहाँ रथ योग का अर्थ है घोड़े जो रथ में जुड़ते हैं, अश्वादि, और पथ मतलब उसका रास्ता, वो सबकी सृष्टि होती है। इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्तेश्च तस्मात् शुक्ति रूप्यवत् स्वप्न उपलब्ध रथादयो अपि प्रातिभासिकाः यावत् प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते। शुक्ति रूपीय जैसे प्रातिभासिक है, वैसे स्वप्न के रथादि भी प्रातिभासिक हैं, वो हम कहते हैं। वहाँ केवल जो स्मरण है, तो स्वप्न का जो स्मरण है वो स्वप्न का स्मरण प्रातिभासिक वैसा ही है जैसे जागृत में भी अगर हम समझो कमरे में बैठकर कुछ स्मरण करते हैं, तो पदार्थ भले कहीं दूर हो, ऋषिकेश में बाहर हो, और स्मरण अगर यहाँ हो रहा है, तो जिसका स्मरण हुआ वो पदार्थ व्यावहारिक सत्ता अलग है, और आपके मन में जो आई है सत्ता वो प्रातिभासिक हो गई। तो और यहाँ अंतिम वाक्य में कह दिया कि प्रातिभासिका क्या है, रथादय और जो शुक्ति रूप्यादिवत है, ये यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते। तो प्रातिभासिक की ये परिभाषा हो जाती है कि यावत परिभाषम अवतिष्ठन्ते तत् प्रातिभासिक। जब तक उसका प्रतिभास हो रहा है तब तक वो हैं, जब इनका प्रतिभास नहीं होता तो ये नहीं रहते। ऐसे इसका भी अर्थ देख लो। स्वप्न में पूर्वानुभूत रथादिकों के केवल स्मरण से ही उनके व्यवहार का संभव होने से स्वप्न में रथादिकों की उत्पत्ति की कल्पना करना योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें गौरव दोष आता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्वप्न में जो रथादिकों की उत्पत्ति है उसकी कल्पना करना योग्य नहीं है, केवल स्मरण से ही उनके व्यवहार का संभव हो सकता है, क्योंकि उनमें गौरव दोष आता है। परंतु ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में रथादिकों का केवल स्मरण मान लेने पर मैं रथ को देखता हूँ, मैंने स्वप्न को रथ में देखा इत्यादि अनुभव से विरोध होता है। उसी तरह स्वप्न में रथादि नहीं होते, परंतु यह स्वप्न दृष्टा रथ घोड़े मार्ग आदि को उत्पन्न करता है इत्यादि रथादिकों की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध होता है। इसलिए स्वप्न में उपलब्ध होने वाले रथादिक भी शुक्ति रूप्य की तरह प्रातिभासिक है। प्रातिभासिक का अर्थ दिया, जब तक प्रातिभास रहता है तब तक वे प्रातिभासिक रथादिक अवस्थित होते हैं। इसका विवरण देखो। स्वप्न के रथादिक प्रातिभासिक है, यह मानने पर उनकी तात्कालिक उत्पत्ति होती है, ये मानना होगा।
जिस समय प्रतिभास होता है उसी समय में उत्पन्न होते हैं, परंतु उनकी वैसी तत्कालिक उत्पत्ति न होना संभव नहीं, तो उत्पत्ति का होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल स्मरण से ही उनके व्यवहार की उपपत्ति लग जाती है। तो स्मरण मात्र से अगर वो उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर आपको ये कहना कि वो प्रातिभासिक है इसलिए उनकी उत्पत्ति हो रही है, ये गौरव दोष है। इसलिए तत्कालीन उत्पत्ति की कल्पना करना अयोग्य है। तो वो कहते हैं कि स्मरण से अगर आपका व्यवहार सिद्ध हो जाता है तो आपको उनकी उत्पत्ति मानने की क्या ज़रूरत है। केवल आप कहो कि स्मरण हुआ और दिख रहे हैं ऐसे। इसलिए तत्कालीन उत्पत्ति की कल्पना करना अयोग्य है। ऊपर अभी जरा ये 2 नंबर टिप्पणी देख लो। स्वप्ने रथादीनां स्मरणमात्रम् इति पक्षे पश्यामि चाक्षुषत्वानुभव न उपपद्यते। स्वप्न में रथादि के स्मरण मात्र से पश्यामि इति चाक्षुषत्व अनुभव, कि जिसका आप स्मरण करते हो तो आप ये नहीं कहते कि मैं देख रहा हूँ या मैंने देखा था, आप कहोगे मैंने स्मरण किया था। तो ये भेद हो गया। जिसको आपने केवल स्मरण किया उसको आप मैंने देखा या मैंने अनुभव किया ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। चक्षुषत्व अनुभव न उपपद्यते। यद्यपि स्वप्ने चक्षुरादीनि उपरतानि यद्यपि च प्रातिभासिकानाम् अज्ञात सत्व अनभ्युपगमात् प्रातिभासिक चक्षुरादि कल्पनम अपि न संभवति। स्वप्न में चक्षुरादि इंद्रियां उपरत हो जाती हैं और प्रातिभासिकानाम अज्ञात सत्व अनुभ्युपगमात्, उस समय अज्ञात सत्यत्व जिसका नहीं है, ऐसे प्रातिभासिक पदार्थ अज्ञात सत्व अनभ्युपगम ऐसे नहीं होने पर प्रातिभासिक चक्षुरादि कल्पना अपि न संभवती। देखो क्या होता है, जब व्यावहारिक आँखें नहीं हैं तो जो देखने का जो करण है वो भी प्रातिभासिक होता है। जैसे आपका प्रमेय प्रातिभासिक है वैसे प्रमाण भी उस समय प्रातिभासिक है। तो इंद्रियां जो है वो प्रमाण है। तो प्रातिभासिक प्रमेय को देखने के लिए प्रातिभासिक प्रमाण की भी उत्पत्ति आपको माननी पड़ेगी। नहीं तो आप कहोगे कि केवल स्मरण हुआ है लेकिन मैं देख रहा हूँ, ये अनुभव कहाँ होता है। तथापि चक्षुर्ग्राह्यत्व मात्र कल्पनया चाक्षुष अनुभवस्य भ्रमरूपस्य कल्पनायां न दोष। अब ये सिद्धांत लेश यहाँ उद्धृत किया है, तदुक्तम सिद्धांत लेश है। ये सिद्धांत लेश संग्रह में इतने मत बताए हैं कि कोई कहेगा कि वहाँ केवल अंतःकरण की वृत्ति से आप स्वप्न देख लेते हो, कोई कहेगा कि केवल अविद्या वृत्ति से ही स्वप्न देख लेते हो, अंतःकरण भी नहीं आवश्यक है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रतिभास है उसका उपादान कारण तो अविद्या ही है। तो फिर कोई पूर्व पक्ष उठाएगा कि केवल अविद्या से हो जाए तो किसी को कोई भी स्वप्न आ सकता है, इसके लिए वहाँ संस्कार आवश्यक है और संस्कार के लिए अंतःकरण आवश्यक है, क्योंकि संस्कार सारे अंतःकरण में होते हैं। तो वो भी ठीक है। मतलब इतनी वहाँ कोई एक पक्ष उठाता है, कोई दूसरे, इतने तरह के अलग अलग मतांतर केवल प्रक्रिया समझाने के लिए कि ये क्यों होता है। तो अब यहाँ एक दिया है सिद्धांत लेशे, तस्मात् सर्वथापि स्वप्ने चक्षुरादि व्यापार असंभवात् स्वाप्न गजादौ चाक्षुषत्व अनुभव भ्रमः। स्वप्न में चक्षुरादि का व्यापार संभव नहीं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ चक्षु है ना वहाँ गजादि है। तो स्वप्न गज जो है उसमें चाक्षुषत्व अनुभव भ्रम ही है। इसी प्रकार अतएव रथादौ इंद्रिय ग्राह्यत्व अभी प्रातिभासिकत्व, रथ को मैंने अपनी आँखों से देखा स्वप्न में, वो भी तो प्रातिभासिक है। मतलब
रथ जो प्रमेय है वो प्रातिभाषिक, उसकी जो आँख है वो प्रातिभाषिक, और मैंने दर्शन किया, ये दर्शन की क्रिया भी प्रातिभाषिक। केवल वहाँ ज्ञान होता है, उसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन वो ज्ञान जो है वो भ्रम है, मतलब वो प्रमा में नहीं आएगा, फिर भी उसको ज्ञान मानते हैं। आपको पता है ना, ये न्याय दर्शन वाले, जैसे हम वेदांत में ज्ञान शब्द तो केवल प्रमा के लिए प्रयोग करते हैं, वहाँ तो वो यथार्थ ज्ञानम और अयथार्थ ज्ञानम, ऐसे ज्ञानम शब्द दोनों में लगाते हैं। फिर जिसको यथार्थ ज्ञान उसी को प्रमा कहेंगे, अयथार्थ ज्ञान भी है उसको भ्रम कह देंगे, वो ज्ञान है लेकिन। और यहाँ 4 नंबर की टिप्पणी पढ़ेंगे तो हम नहीं, मैं केवल आगे का पढ़ लेता हूँ कि ये स्वाप्निक अनुभव अन्यथा ख्याति ही एव इति कस्य चिन्मतम अपि। कोई किसी का मत है कि वो अन्यथा ख्याति है, मतलब ये न्याय पक्ष वाले जो मानते हैं अन्यथा ख्याति, वैसे तो ऊपर आया था अख्याति, गुरुमत, ये है अन्यथा ख्याति। अच्छा, अभी विवरण देख लो, है ना, विवरण में ही है ना हम। स्वप्न के रथाधिक प्रातिभाषिक भ्रांत है, यह मानने पर उनकी तात्कालिक उत्पत्ति होती है, ये मानना होगा। जिस समय प्रतिभास होता है उसी समय वे उत्पन्न होते हैं। मेरे पास यहाँ ये इसकी संस्कृति का है, 1 मिनट मैं ज़रा देखता हूँ कहाँ है इसमें ये। संसर्ग अवगाही अनवगाही, अथ रथान रथयोगान पथ आदि। यावत् प्रतिभासम तावत् अवतिष्ठन्ते। अच्छा, परंतु उनकी वैसी तत्कालीन उत्पत्ति का होना संभव नहीं, क्योंकि केवल स्मरण से ही उनके व्यवहार की उपपत्ति लग जाती है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। इसलिए तत्कालीन उत्पत्ति की कल्पना करना अयोग्य है। इस आशय से अख्यातिवादी कहता है, मैं स्वप्न काल में, जागृत काल में अनुभव किए हुए रथादि वस्तुओं के केवल स्मरण से ही मैं रथ देखता हूँ इत्यादि व्यवहार का संभव हो सकता है। इसलिए स्वप्न में रथादिकों की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि केवल स्मरण से ही व्यवहार की उपपत्ति लग जाने से रथादि की कल्पना करने में गौरव है। सिद्धांती अख्यातिवादी की शंका का समाधान करते हैं, प्रतीति विरोध दिखाकर न इत्यादि ग्रंथ से करते हैं।
यह शंका उचित नहीं है। स्वप्न में पहले देखे हुए रथादिकों का केवल स्मरण होता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में मैं इस समय रथ देख रहा हूँ, गायन सुन रहा हूँ, ऐसा वर्तमान कालीन अनुभव होता है, परंतु स्मरण भूतकालीन अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों का कार्य है। इसलिए स्वप्न में रथ गायन आदि का केवल स्मरण होता है, यह कहना अनुभव के विरुद्ध है। क्योंकि हम ये नहीं कहते उस समय मैंने, अरे कल रात को मैंने बहुत याद किया। याद क्या किया, देखा आपने। शंका कहते हैं किन्हीं दोषों के कारण मैं रथादि का स्मरण करता हूँ, इस स्मरण का आभान होता है और मैं रथ देखता हूँ, गाना सुनता हूँ, ऐसी प्रतीति होती है। कोई दोष हो सकता है, निद्रादि दोष, तो यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि स्वप्न काल में दोषवश वैसी प्रतीति होती है, यह भी मान लें, तब भी जागृत अवस्था में दोष की निवृत्ति हुई रहती है, परंतु उस दोष निवृत्ति काल में भी मैंने आज स्वप्न में रथ देखा, गाना सुना, यही प्रतीति होती है। उसके विपरीत पहले देखे हुए रथ का मुझे आज स्वप्न में स्मरण हुआ, ऐसा कोई नहीं कहता। ये देखो, वेदांत पढ़ने के बाद भी कोई ये नहीं कहेगा अरे मैंने कल स्वप्न में अच्छा स्मरण किया। हाँ, क्योंकि वो पता तो है कि वो संस्कार है, मेरे ये संस्कार उद्भूत हो गए, ऐसे कोई कहता है? सब यही कहते हैं, नहीं मैंने ये देखा। इसलिए पूर्वोक्त प्रत्यय का व्यवहार केवल स्मृति से उपपन्न नहीं होता। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रत्यय से विरोध होने के कारण स्वप्नगत प्रत्यय को भी स्मृति नहीं कह सकते। शंका उठाते हैं, जागृत अवस्था में मैंने स्वप्न में रथादिकों को देखा, यह प्रतिदि भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वप्न की स्मृति अनुभवाकार से उत्पन्न हुई होने से, स्वप्न की स्मृति अनुभवाकार से उत्पन्न हुई होने से जागृत अवस्था में उसका वैसा परामर्श होना योग्य ही है। अर्थात गौरव दोष से दूषित होने वाली स्वप्न रथादिकों की नवीन होने सृष्टि मानना योग्य नहीं है। समाधान देते हैं कि श्रुति विरोध होने से आख्यादिवादी का यह कथन उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अंतिम प्रमाण तो श्रुति है, अनुभव नहीं है। तो अगर श्रुति ने कह दिया नेह नानास्ति किंचन, और अगर हमारा अनुभव कहता है कि अत्र नाना अस्ति, तो एतत् चिंतनीयम, इस पर फिर विचार करना होगा कि श्रुति ने ऐसे क्यों कह दिया। अगर किसी और ने कह दिया होता तो हम उसको छोड़ देते। इसी प्रकार श्रुति ने जब कह दिया है कि आप ब्रह्म हो, और अगर हमारा अनुभव है कि पुरुषो हम, मनुष्यो हम, तो आपको फिर चिंतन करना होगा कि मैं पुरुष हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि वा पुरुषोस्मि। तो चिंतनीय विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे लिए श्रुति आदरणीय है, प्रमाण है। तो यहाँ श्रुति ने कह दिया कि रथादि सृजते, तो बस फिर आप और उसको ठीक उसकी संगति लगा सकते हो मीमांसा करके, तो वही फिर प्रमाण हो गया अंतिम। क्योंकि अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, जागृत अवस्था में भोग देने वाले कर्म निवृत्त होकर स्वप्न में भोग देने वाले कर्म अभिव्यक्त होने पर स्वप्न दृष्टा जीव रथ और उसके उपकरण भूत अश्वादि और उनके योग्य मार्ग आदि को पैदा करता है। स्वप्न दृष्टा जो जीव है वो रथ को, अश्वादि को और मार्ग को पैदा करता है। इस रथादि सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध होता है। ये श्रुति गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य में स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दे दी है। पहले बता दिया कि उचित देश काल निमित्त नहीं रहते वहाँ मिथ्यात्व के लिए, और श्रुति ये दे दी। क्या है वो कारिका पहले कैसे शुरू होती है? वैथत्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर मनीषिणः।
अंतस्थानात् तु भेदानां संवृतत्वेन हेतुना, संवृतत्वेन, कि वो अंदर हैं और निमित उचित देश काल नहीं है। अंदर तो कुछ भी, जैसे कमरे के अंदर कुछ है तो अंदर होने से वो मिथ्या कैसे हैं? बोले वहाँ उचित देश नहीं है, उचित काल नहीं है। फिर कहा कि वो अन्य देश में जाकर गत्वा देशान न पश्यति प्रतिबुद्धस्य वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। उसको जब जगाया जाता है तो उस देश में नहीं जगता है। कहाँ जगता है? बोले जहाँ सोए थे वहीं जगते हैं। तो इस प्रकार वहाँ बताकर सिद्ध कर दिया था कि स्वप्न जो है वो मिथ्या है। श्रुति का उदाहरण देके फिर दृश्यत्व को हेतु बनाकर यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, इस प्रकार व्याप्ति बनाई है। रथादिकों को पैदा करता है, ये स्पष्ट बताया। इस कारण यहाँ पर गौरव को स्वीकार करना, मतलब अगर आपको ये गौरव लगता है तो उसको हम स्वीकार कर लें, क्योंकि ये प्रमाण से स्वीकार किया हुआ है। इसलिए पूर्वोक्त प्रतीति की अन्य प्रकार से उपपत्ति लगाना अयोग्य है। इस प्रकार श्रुति विरोध होने के कारण अन्यथा ख्याति भी अयुक्त है। इस आशय से ग्रंथकार तस्मात् इत्यादि ग्रंथ से सिद्धांत का उपसंहार करते हैं। शुक्ति में भासमान रूप्य की तरह स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथादिक भी प्रातिभासिक हैं। शुक्ति में भासमान रूप्य की तरह स्वप्न में जो रथादि है वो भी प्रातिभासिक है, परंतु प्रातिभासिक पद के अर्थ में किसी प्रकार शंका न रहने पावे, एतद अर्थ ग्रंथकार स्वयं उस पद का व्याख्यान करते हैं। जब तक प्रतिभास होता है तब तक वे रहते हैं, इसलिए वे प्रातिभासिक है। इसका वहाँ वो संस्कृत टीका में कोई यहाँ कोई दूसरी परिभाषा जैसा नहीं दिया है। अच्छा, किसी ने ये स्वप्न को माया का परिणाम माना है, हाँ, अविद्या का परिणाम नहीं। मतलब वो अविद्या मूला विद्या मानते हो तो ठीक है। किसी ने कहा कि ये जीव की अविद्या है, इसके कारण सिद्धांत लेश में तो ये बहुत सारे इतने मतांतर है कि पूछो मत। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ विशेष नहीं है। तो जब तक प्रतिभास, यावत प्रतिभास तावत तिष्ठन्ते, इसका अर्थ समझ में आ गया कि इसको थोड़ा बताऊँ ज़्यादा? जैसे हाँ, तो इसलिए वो प्रातिभासिक है। स्वप्नगत रथादि पदार्थ प्रातिभासिक है और वे शुक्ति रूपे की तरह प्रतिभास के समय उत्पन्न होते हैं। सिद्धांतियों के इस समाधान पर पुनः शंका और उसका समाधान करते हैं। ननु स्वप्ने रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेषस्यापि तदा असन्निकृष्टतया अनिर्वचनीय प्रातिभासिक देशोऽभ्युपगन्तव्यः तदा असन्निकृष्टतया अनिर्वचनीय प्रातिभासिक देशो अभ्युपगन्तव्यः तथा च रथादि अध्यासः कुत्र इति चेत्। अभी कोई कहता है कि आप कहते हो रथ, स्वप्न में रथ, अश्व और मार्ग ये सब की कल्पना होती है, तो स्वप्ने रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमान वो एक देश विशेष में उत्पन्न होते हैं, तो देश को भी आपको प्रातिभासिक मानना पड़ेगा। तदा असन्निकृष्टतया अनिर्वचनीय, असन्निकृष्ट का अर्थ क्या है? इंद्रिय असन्निकृष्ट। वो जो देश है वो भी इंद्रिय असन्निकृष्ट है, इसलिए देश की भी कल्पना करनी पड़ेगी। किसी कोई पूछेगा, समझो कि वो रथ मुंबई में देखा कि ऋषिकेश में देखा, तो अभी आपको वो भी एक कल्पना करनी पड़ेगी कि वो देश भी कोई होगा, क्योंकि देश के बिना रथ कहाँ रुकेगा।
तो अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देशो अभ्युपगंतव्यः तथा च रथादि अध्यासः कुत्र इति चेत, फिर ये रथ अध्यास कैसे कहो, मतलब वो रथ कहाँ है, तो आप कहोगे देश में, देश विशेष में रथ है। तो रथ कैसा है, प्रातिभाषिक, और देश कैसा है, प्रातिभाषिक। तो प्रातिभाषिक अधिकरण में प्रातिभाषिक अध्यास हो रहा है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। इति चेत न, हम नहीं मानते। हम क्या कहेंगे कि चैतन्य में रथ भास रहा है, प्रातिभाषिक देश में रथ नहीं भास रहा। देखो, चैतन्यस्य स्वयं प्रकाशस्य रथादि अधिष्ठानत्वात् प्रतीयमानं रथादि अस्ति इति एव प्रतीयते। क्योंकि रथ में जो अस्तित्व है वो तो इसलिए है कि वो चेतन में भास रहा है, तो चेतन की सत्ता लेकर रथ में अस्ति ये भाव आ रहा है। वो देश विशेष भी चेतन में ही भास रहा है, रथ देश में नहीं भास रहा है। रथ भी चेतन में भास रहा है और देश विशेष भी चेतन में भास रहा है। तो चेतन की सत्ता से ये सब सत्तावान हुए हैं। रथादि अस्ति एव प्रतीयते इति सद्रूपेण, सद्रूपेण का अर्थ है अस्ति रूपेण, प्रकाशमानम चैतन्यम एव अधिष्ठानम। देखो, इनका अधिष्ठान चैतन्य, देश विशेषोपि चिद अध्यस्तः, ये देश विशेष जो है वो भी चैतन्य में अध्यस्त है और वो प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक है। रथादौ इंद्रिय ग्राह्यत्वमपि प्रातिभाषिकम। अभी कोई कहेगा कि अच्छा, देश विशेष प्रातिभाषिक हो गया, रथ प्रातिभाषिक हो गया, और वो इंद्रिय से मैंने देखा, बोले वो भी प्रातिभाषिक है। क्यों? तदा सर्वेन्द्रियाणाम उपरमात्, सारी इंद्रिया तो होती नहीं उस समय। अहम गजः इत्यादि प्रतीति आपादनन्तु पूर्ववन् निरसनीयम। अहम गज इत्यादि, अहम गज ये क्या आया है आपको याद है? यहाँ दिया है अहम गजे इत्यादि प्रतीति आपादनन्तु पूर्ववन् निरसनीयम। ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, तो जैसे रजत में अहम रजतम ऐसा ज्ञान नहीं होता, इदम रजतम ऐसा ज्ञान होता है। इसी प्रकार अहम गज है ऐसे ज्ञान नहीं होता, अयम गज है ऐसा ज्ञान होता है। स्वप्न गजादय है और उसका हेतु है कि अनुभव ऐसा है, इसलिए स्वप्न गजादय है साक्षात माया परिणामा इति केचित। देखो यहाँ आ गया कि अविद्या का परिणाम नहीं, कोई कहते हैं ये साक्षात माया का ही परिणाम है। ये विशिष्ट अद्वैत वगैरह ऐसे मानते हैं। और कोई कोई कहता है अंतःकरण द्वारा तत्परिणाम। ये सब सिद्धांत लेश में इसकी चर्चा होती है, मतलब सिद्धांत लेश में चर्चा हुई है, इसलिए ये धर्मराज अध्वरेंद्र जी ने यहाँ पर ये सब बता दिया है। अभी इसका अर्थ देख लो, ये वैसे तो सरल ही है। स्वप्न में रथादिकों के अधिष्ठान इस रूप से उपलब्ध होने वाले विशिष्ट देश भी उस समय समीप न रहने से उस प्रातिभाषिक देश का भी स्वीकार करना चाहिए, परंतु उसकी कल्पना आप नहीं करते, तब उन रथादिकों की कल्पना आभास कहाँ होती है? अधिष्ठान के बिना उसका होना संभव नहीं है, शक्य नहीं है। ऐसा यदि आप कहें तो उचित न होगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश चैतन्य ही स्वप्नगत रथादिकों का अधिष्ठान होने से स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथादि पदार्थ है इत्याकारक से ही प्रतीत होते हैं, अर्थात वे हैं ऐसी ही उनकी अस्तित्व रूप से प्रतीति होती है। इसलिए सद्रूप से अस्थि इस आकार से प्रकाशित होने वाला चैतन्य ही उनका अधिष्ठान है। उसी चैतन्य पर अध्यस्त हुआ देश विशेष भी प्रातिभाषिक है। रथादिकों में प्रतीत होने वाला इंद्रिय ग्राह्यत्व भी प्रातिभाषिक है, क्योंकि स्वप्न काल में सभी बाह्य इंद्रियों का उपरम हुआ रहता है। यदि ऐसी स्थिति है, शंका करते हैं, तो स्वप्न में चैतन्य पर आरोपित हुए गज की मैं गज हूँ ऐसी प्रतीति क्यों नहीं होती? तो कहते हैं कि
व्यवहार में यह गज ऐसी प्रतीति हुई रहने से प्रातिभाषिक गज का भी यह गज इस आकार का ही प्रत्यय होता है, परंतु स्वप्न गजादि साक्षात माया के परिणाम है, अर्थात मूला विद्या उनकी साक्षात उपादान है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और वे स्वप्न गजादि के अंतःकरण के द्वारा माया के परिणाम है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। शंका करने वाले का आशय यह था कि शुक्ति में भासमान चांदी की, अभी ये इसका विवरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पष्ट है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक बिंदु है, लेकिन इसको आप देख लो। उनका अधिष्ठान जब हम चैतन्य कहते हैं तो चैतन्य को अधिष्ठान के रूप में बतावे तो वह चैतन्य कौन सा है, शुद्ध चैतन्य है या अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, इस पर भी वहाँ विवाद होता है। इनमें से किसी भी पक्ष का संभव नहीं, क्योंकि स्वप्न के प्रातिभाषिक रथादिकों के अधिष्ठान के रूप में किसी भी चैतन्य की प्रतीति नहीं होती। ये ऐसे पूछते हैं, प्रश्न उठाते हैं। इसी तरह स्वप्न के देश विशेष भी प्रातिभाषिक रथादिकों का अधिष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाप्निक प्रातिभाषिक रथादिकों के अधिष्ठान रूप से प्रतीत होने वाले देश को सन्निकृष्टत्व रहता है। सन्निकृष्टत्व नहीं, असन्निकृष्टत्व। वहाँ सन्निकृष्टत्व कैसे दिखा है? स्वाप्न, हाँ, इस कारण उस देश विशेष का भी रथादि की तरह प्रातिभाषिकत्व अवश्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि स्वप्न में प्रतीत होने वाली समस्त वस्तुएं आपके सिद्धांत के अनुसार प्रातिभाषिक ही हुआ करते हैं, अर्थात उस प्रातिभाषिक देश विशेष को अधिष्ठान की अपेक्षा होती है। अतः स्वप्नगत देश विशेष स्वप्नगत प्रातिभाषिक रजतादिकों का अधिष्ठान नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से वादी कहता है स्वप्न में रथादिकों का अधिष्ठान इस प्रकार से प्रतीति होने वाला देश विशेष उस समय सन्निकृष्ट नहीं होता। देखो यहाँ दिया है, इस कारण स्वप्न के रथादिकों का अधिष्ठान इत्याकारक अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश भी मानना होगा, क्योंकि अधिष्ठान के भ्रम का संभव नहीं होता। आरोपित रज्जु सर्प शुक्ति रजत के भ्रम का तो संभव होता है, परंतु उनके अधिष्ठानभूत रज्जु शुक्ति का भ्रम नहीं हो सकता। तो भ्रम में भ्रम की सिद्धि नहीं होती। अगर रज्जु भी भ्रम है और आप कहो कि उसमें सर्प भी भ्रम है और दोनों समान सत्ता वाले हैं, ये नहीं हो सकता। तो जब आप कहते हो कि प्रातिभाषिक देश और उसमें प्रातिभाषिक रथ दोनों नहीं हो सकते, तो हम कहते हैं कि चेतन में प्रातिभाषिक देश भी है और प्रातिभाषिक रथ भी है, ऐसे। इसलिए स्वप्न के रथादिकों के अधिष्ठान रूप में भासमान जो देश विशेष है उसे भी प्रातिभाषिकत्व है। इस कारण रथ भ्रम से पूर्व उसका विद्यमान रहना तो शक्य नहीं, परंतु अधिष्ठान आदि पूर्व क्षण में विद्यमान रहे तभी उत्तर क्षण में उसके विषय में प्रतिभास हो सकता है। ये एक अच्छा बिंदु दे दिया है यहाँ कि अधिष्ठान को पहले रहना चाहिए, तभी वो भ्रम का अधिष्ठान हो सकता है। हाँ, इस कारण रथ भ्रम से पूर्व अविद्यमान प्रातिभाषिक देश विशेष रथादिकों का अधिष्ठान नहीं बन सकता। तो ठीक है। और इसी कारण स्वप्नगत रथादिक भी प्रातिभाषिक नहीं है, किंतु वे स्मरण के विषय है, ये मानना होगा। अथवा उन्हें यदि प्रातिभाषिक ही मानना हो तो पूर्व क्षण में विद्यमान रहने वाला
उसका अधिष्ठान बताना होगा। वो बताओ। बिना उसके स्वप्न रथादि का प्रातिभाषिकत्व भ्रमत्व सिद्ध नहीं होता। अब ये बाकी जो है वो कहते हैं कि स्वयं प्रकाश चैतन्य जो है इनका अधिष्ठान है, उसमें रथादि के देश और रथादि सामान्य सभी में ये समान है अधिष्ठान। फिर शंका करते हैं कि स्वयं प्रकाश चैतन्य का उस समय चिद्रूप से भान होना रथादि का जड़ दुख और असत पदार्थों के अधिष्ठानत्व का निर्वाहक नहीं बन सकता। वो शंका देखो। स्वयं प्रकाश चैतन्य का, हाँ, क्योंकि सच्चित और आनंद रूप चैतन्य असत अचेतन और दुख रूप रथादि का अधिष्ठान बनकर उनके अस्तित्व का निर्वाह कैसे कर सकेगा, क्योंकि वो परस्पर प्रतिकूल है। उसी तरह चैतन्य का आनंद रूप से भान होना भी रथादिकों के अधिष्ठानत्व का निर्वाहक नहीं हो सकता, क्योंकि मूला ज्ञान की निवृत्ति हुए बिना चैतन्य का आनंद रूप से भान होना संभव नहीं है। तो उत्तर देते हैं कि स्वयं प्रकाश चैतन्य में उस रथादिकों का अधिष्ठानत्व होने से स्वप्न में प्रतीत होने वाले रथादि पदार्थ हैं, इस आकार से ही प्रतीति होती है। इस कारण प्रतीत होते हैं। इस कारण सद्रूप से प्रकाशित होने वाला चैतन्य सद्रूप से प्रकाशित होना चैतन्य ही उनका अधिष्ठान है। उसकी सत्ता से इनकी सत्ता होती है और यहाँ यह रथ है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। फिर पूछा कि ये यद्यपि चैतन्य स्वप्न गजादिदों का अधिष्ठान है तथापि उसे अंतःकरण अवच्छिन्नत्व है ही, क्योंकि बृहदारण्यक में चैतन्य आत्मा बुद्धि से युक्त होकर स्वप्न देखता है और मैं इस लोक में संचार करता है, यह श्रुति है। इस कारण यह गज ऐसी प्रतीति न होकर मैं मनुष्य इस प्रतीति की तरह मैं गज इस प्रतीति होने का प्रसंग आता है। ये अभी अगले इसमें देखेंगे, ठीक है। वैसे ये प्रसंग तो जानते हैं, लेकिन ये श्रुति देखना बृहदारण्यक में विज्ञानमय करके ये होगा और फिर वो इस श्लोक से उस श्लोक में संचार करता है। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।